इडियम्स की तरफ मूव कर लेते हैं। इडियम्स क्या क्या है? अ वाइल्ड गूस चेस, अ फूलिश एंड होपलेस सर्च। अब देखो ये जो वाइल्ड गूस क्या होता है, पहले तो इस पे सोचो। गूस होता है एक बतख जैसा होता है, ठीक है ना, जो जानवर मतलब पक्षी होता है, बतख जैसे होता है। वाइल्ड गूस, वाइल्ड का मतलब जंगली बतख, बतख मानते हैं इसको, बतख नहीं होता वैसे, उसका पीछा करना। अब इसके पीछे जो स्टोरी एसोसिएट है ना, वो स्टोरी डिफरेंट है। अगर उसके बारे में बात करेंगे तो ये कभी याद नहीं होगा कि भाई घोड़े हैं वो उसकी तरह लाइन में चलते हैं, नहीं। इसके लिए मैं एक स्टोरी इंट्रोड्यूस करता हूं, वो शायद काम आ जाएगी। जरूरी नहीं है कि वो एकदम से सही नहीं है, लेकिन याद करनी है आपको, तो मतलब ये है ना कि याद हो जाए। तो वाइल्ड गूस चेस का मतलब हो गया कि आपने पुरानी मूवीज देखी होगी, जैसे भारत की पुरानी मूवीज बता रहा हूँ, 60 या 70 के दशक या 80 के दशक, 90 के दशक तक ले सकते हो। तो वेस्टर्न जो कल्चर है वहां पे मूवी होती, तो जैसे कोई ट्रेंड होता ना, तो उसको ऐसे पत्थर से, या मान लीजिए वो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, जो सैनिक बनना चाह रहा है तो वो बहुत वर्जिश कर रहा है, बहुत अलग अलग तरीके से, जैसे शूटिंग भी कर रहा है, फिर वो कॉम्बैट भी कर रहा है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहा है, वो चीजें सिखाई जाती है, तो वो एक फ्रेम में दिखाते हैं अलग अलग वे में। इंडियन सिनेरियो में क्या होता है कि किसी को बहुत बढ़िया ऐसे बहादुर वीर बनना है या सैनिक बनना है ना, तो उसको एक ट्रेनिंग में एक हिस्सा होता था कि उसको एक बाड़े में छोड़ दिया जाता था, और उसमें बहुत सारे क्या होते थे, जंगली मुर्गे होते थे। अब उसको क्या करना होता था, उन जंगली मुर्गों को अपनी फुर्ती से पकड़ना होता था। जंगली मुर्गे होते हैं वो बहुत फुर्ती वाले होते हैं, उनको पकड़ना लगभग नामुमकिन जैसा ही होता है, तो वैसे दिखाते थे। तो वो क्या होता था, उससे ये याद कर सकते हैं कि इंडियन फिल्म से यहां से ये ले सकते हैं। अ वाइल्ड गूस चेस, वो जंगली मुर्गे हैं, वो वाइल्ड गूस हैं। अब उसको चेस करना, क्योंकि वो बहुत फुर्तीले होते हैं, उनको चेस करके उनको पकड़ना इट्स वेरी डिफिकल्ट, या ऐसी चीज कह सकते हो जिसका कोई रिजल्ट ना निकले, यानी कि अ फुलिश एंड होपलेस सर्च, एक ऐसी सर्च जिसको आप पूरा नहीं कर सकते। ये जनरली क्या होता है कि जैसे उसको ऊपर कह देते कि ये वाला बतख, या मान लीजिए ये है ना, ये मुर्गा तुम्हें पकड़ के लाना है, अब उसको जंगल में छोड़ दिया, अब वो बाड़े में ही कंट्रोल नहीं हो रहा था और जंगल में छोड़ दिया, उसको पकड़ा जा सकता है क्या? नहीं पकड़ा जा सकता। तो उसके पीछे आप जा रहे हो, सर्च कर रहे हो, उसको उसको लेकर आ रहे हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। उसको मार सकते हो लेकिन उसको जिंदा पकड़ के नहीं ला सकते। तो वाइल्ड गूस चेस का मतलब हो गया एक ऐसी फुलिश कार्य, एक ऐसा सर्च जो होपलेस है, जिसको पूरा किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो इतना तेज दौड़ता है कि उसको पकड़ ही नहीं सकते। ये मेरी जनरेट की हुई स्टोरी याद करने के लिए। अकिलीज हील्स, इसकी स्टोरी आप जनरेट करने की जरूरत नहीं, इसकी स्टोरी बता देता हूं। अकिलीज क्या था? एक डेमी गॉड था, एक महान योद्धा था। होमर ने एक काव्य लिखा था, उस ट्रोय का युद्ध का वर्णन किया है उसने। तो ट्रोय में एक युद्ध हुआ था जिसमें दो सेना थी स्पार्टा की थी और ट्रोय की थी। तो स्पार्टन, इसकी कहानी थोड़ी सी लंबी है, थोड़ी मैं पूरी सुना देता हूँ, मजा भी आएगा। और मूवी देखनी है तो ट्रोय मूवी देख लीजिएगा। तो दोनों में बहुत लंबे समय तक युद्ध चलता था, किसमें? स्पार्टा में और ट्रोय में। ट्रोय ऐसा माना जाता है कि इस जगह, ऐसी जगह पर सिचुएटेड है, ये दोनों ग्रीस में हैं। पुराने टाइम की बात है, 3-4 हजार साल पहले का महाकाव्य है। तो ये दोनों ही मतलब दुश्मनी है हमेशा से, और दोनों ही एक दूसरे पे जीत भी नहीं पा रहे थे। तो दोनों राजाओं ने एक संधि का विचार किया। तो ट्रोय वाले दो जो नौजवान प्रिंस थे, एक का नाम था हेक्टर और एक दूसरे का नाम था पेरिस, ये दोनों कहां गए? ट्रोय से स्पार्टा गए। स्पार्टा में अब वहां गए तो वहां एक दिन में, ऐसे नहीं, पुराने समय में जैसे शादियों में भी जाते 3-3 दिन रुकना पड़ता था, वैसे ही वो समुद्री हिसाब से गए तो 6 महीने वहां रुके थे। 6 महीने रुके थे तो प्रिंस जो पेरिस था, उसका दिल वहां के राजा की पत्नी, जो सबसे छोटी वाली पत्नी थी, सबसे कम उम्र की पत्नी थी, जिसका नाम हेलन था, उस पर आ गया। और जाते समय उसने क्या किया? गुस्ताखी कर दी कि उसकी पत्नी को अपने शिप पे लेकर वो ट्रॉय ले गया। अब बताओ, कोई राजा है, उसकी पत्नी को उसके घर से उठा के ले जाए, ये पसंद होगा क्या? तो जो वहां का राजा था उसने फिर एक्लीज को बुलवाया। एक्लीज डेमी गॉड था, हाफ ह्यूमन। डेमी गॉड का मतलब हाफ ह्यूमन और हाफ गॉड, इतनी उसमें ताकत थी। वो अकेला 1000 लोगों पर भारी हो सकता था। ये कहानी है तो आप समझिए, कैरेक्टर वैसे रामायण जैसे कैरेक्टर है, जैसे सुपरनेचुरल एलिमेंट होंगे इसमें भी। तो एक्लीज ने क्या किया? युद्ध को शुरू कर दिया। वो चला गया वहां पे युद्ध करने के लिए।
अब वहां पर युद्ध हुआ लेकिन जीत नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो ट्रॉय जीता ही नहीं जा सकता, अभेद्य किला था वहां का। तो उन्होंने एक चाल चली, अकिलीज ने और यूलिसिस, ये सारे जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, एक घोड़ा बनाया काठ का, और उस घोड़े के अंदर वो रात के अंदर बैठ गए, बहुत बड़ा था, और बाकी लोगों को भेज दिया शिप से दूर। अब वहां ट्रॉय वाले जो लोग थे वो आए देखने के लिए कि यार वो तो चले गए, इसका मतलब हार मान ली उन्होंने, और उस घोड़े को, ये गलती कर दी, घोड़े को उठा के वो कहां लेकर गए, किले के अंदर लेकर गए। रात के समय वो घोड़ों से बाहर निकले, और बाहर निकल के उन्होंने पूरे सब जगह को तबाह कर दिया। अब जो अकिलीज था ना, इसको एक वरदान मिला हुआ था कि ये जब छोटा था तो इसकी माँ को भगवान ने कहा कि ये जो स्ट्रिंग नाम की नदी है, इसमें उसको डुबकी लगा दो, इसका जितना पार्ट भी होगा ना, वो पानी में डूबा हुआ होगा ना, वो सारा अमर अजय हो जाएगा, उस पर कुछ भी नहीं होगा। तो उसकी मदर ने क्या किया, उसको टांगों से यानी पैरों से पकड़ के, जो आप कह सकते हैं लास्ट जो टो से पकड़ के उसने उसको डुबकी लगवाई। तो कितना वाला हिस्सा है, लास्ट के जो पैर वाला हिस्सा है वो नीचे पानी में नहीं गया था, तो वो क्या हो गया, बाकी सारा जो पार्ट था ना शरीर का वो तो हो गया बहुत स्ट्रांग, और पैर क्या हो गए, जो लास्ट में जो टोज हैं और जो पूरी एडी एंकल है वो क्या था, एकदम कमजोर हो गया। ठीक है ना। तो अब देखो क्या हुआ कि युद्ध में लड़ते समय वो एक लड़की को बचाने के लिए, अकिलीज एक लड़की को बचाने के लिए अंदर चला गया। वहां पे बहुत सारे योद्धा थे, सब ने तीर लगाए उसको, सब जगह तीर लगे, उसने निकाल के ऐसे फेंक दिए, लेकिन एक तीर ऐसा था जो उसके हील्स में से, यानी टखनों में से, हील्स में से निकल के बाहर गया, और उसके कारण उसकी मृत्यु हुई, है ना। तो ये पूरी स्टोरी भी हो गई साथ में, और इससे ये हुआ अकिलीज हील्स, मतलब अकिलीज पूर्ण रूप से अभेद्य था, इनवल्नरेबल था, लेकिन एक हिस्सा उसका वल्नरेबल था, क्योंकि उसकी मदर ने जब उसको डुबकी लगवाई तो वो हिस्सा कमजोर रह गया था, और वो हिस्सा ही क्या हुआ था, उसकी मृत्यु का कारण हुआ था। इसलिए अकिलीज हील्स का मतलब है ए फैटल वीकनेस, एक ऐसी वीकनेस जो प्राणघातक है। तो उसके लिए प्राणघातक थी ना, मर गया ना वो, तो यह कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की एक ऐसी कमजोरी जो उसको मृत्यु तक ले जा सकती है, उसे बोलते हैं अकिलीज हील्स। ये वहां से बना हुआ है। आई होप अब ये कभी आप भूलोगे नहीं। आगे है एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना। फ्यूल का मतलब वैसे तो आपको पता है ना क्या होता है, लेकिन फ्यूल यहां पे घी मान के चलिए, फ्यूल घी भी वही होता है। अब आग में आप घी डालोगे तो क्या होगा, आग और बढ़ेगी, है ना। फ्यूल का मतलब ईंधन होता है ना, तो ईंधन ही है, तो घी भी तो एक ईंधन ही है। जब आप डालते हो तो वो ईंधन क्या करता है, जैसे तेल डालते हो आग में तो और ज्यादा क्या करता है, वो और ज्यादा प्रज्वलित होता है। वैसे ही आप क्या कर रहे हो, फायर में घी डाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, जो मैटर है ना, जो पहले से ही खराब है, उसको और ज्यादा खराब कर रहे हो। जैसे किसी की लड़ाई चल रही है और आप वहां पे जाके पहले से ही वो लड़ रहे हैं, अरे हाँ मैंने भी देखा, तो तुमने उस दिन वो गलती की थी ना, अब बताओ, आपने आग में घी डालने का काम कर दिया, और वो मैटर है सुलझाने की बजाय आपने और ज्यादा उसको खराब कर दिया। अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, ऑड्स का मतलब होता है कि जो चांसेस होते हैं जीतने के, वो अगेंस्ट मतलब उसके अगेंस्ट चले जाना। तो क्या हो गया, डिस्पाइट मेनी डिफिकल्टीज, यानी कि जितने भी चांसेस थे उसके बावजूद भी, जैसे सचिन खेलता है क्रिकेट और सबने भविष्यवाणी कर दी इसके एंकल के चोट लगी हुई है, खेल ही नहीं सकता, ये वो, सबने क्या की, ऑड्स, अलग अलग विचार प्रस्तुत किए। अगेंस्ट ऑल ऑड्स, उस सब के बावजूद उसने शतक लगाया, तो उसे बोलते हैं अगेंस्ट ऑल ऑड्स। इसका मतलब इतनी सारी डिफिकल्टी के बावजूद भी कोई कुछ बोले, आई एम अगेंस्ट ऑल ऑड्स, जैसे आप एग्जाम दे रहे हो तो आप कहोगे आई एम अगेंस्ट ऑल ऑड्स, सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद आई विल गेट थ्रू, मैं सक्सेस प्राप्त करूंगा। ऑल एट सी या एट सी भी आ सकता है। अब देखो इसको कैसे याद करो, जैसे मान लीजिए आप क्या हो, ये समुद्र है और यहां पे आपकी नौका है। अब आप ये मान के चलो कि समुद्र है, समुद्र में दूर दूर तक सैकड़ों किलोमीटर तक कोई टापू नहीं होता, है ना। अब आप सुबह उठते हो रात को सोकर और हवाओं से कहीं दूर चला गया वो आपका शिप, चारों तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है, पानी दिखाई दे रहा है। यू आर एट सी, आप कहां हो, पानी के अंदर हो। अब पानी के अंदर हो, आपको ये, आपके पास अगर कॉम्पस नहीं है
क्या आप दिशा का पता लगा सकते हो? क्या आप पता लगा सकते हो कहां पे जाना है, कैसे जाना है? ठीक है, चलो सुबह के समय आप पता लगा सकते हो, रात के समय पता लगा सकते हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एट सी का मतलब है कंफ्यूज हो जाना। आप समुद्र के बीच में आप कंफ्यूज हो, आपको पता नहीं है कि यहां जाना है, यहां जाना है, यहां जाना है, यहां जाना है। और मान लीजिए ऐसी जगह पर आपको सिर्फ सूरज से पता चल जाता है, लेकिन ऐसी जगह पर हो जहां पे बादल ही छाए रहते हैं पूरे दिन, सर्दी रहती है पूरे टाइम, वहां पे क्या करोगे? तो एट सी का याद रखना है, तो मैं बता रहा हूं तरीका। एट सी का मतलब होता है कंफ्यूज्ड होना, क्योंकि वो बंदा समुद्र के बीच में जो व्यक्ति होगा वो कंफ्यूज्ड ही होगा, उसको पता नहीं है, ही विल नॉट प्रिडिक्ट कि कौन सा रास्ता सही है, क्योंकि रोड होती है तो पता चल जाता है, वहां समुद्र में चारों तरफ एक जैसा लगता है। तो एट सी का मतलब होता है कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, वो एकदम से कंफ्यूज्ड हो जाता है अगर उसके पास कॉम्पस नहीं है। ये याद करने के तरीके। एन आई फॉर एन आई, एक आंख के बदले एक आंख, इसका मतलब क्या हुआ? टिट फॉर टेट, जैसी करनी वैसी बढ़नी। अगर तुमने मुझे मारा तो मैं तुम्हें वापस मारूंगा, है ना। अ टूथ फॉर टूथ, ये भी इसका एक दूसरा सिनोनिम है कि तूने दांत तोड़ा है तो मैं तुम्हारे दांत भी तोड़ूंगा, है ना। ऑल आईज, जैसे आप मीटिंग में बैठे हो, आपसे पूछें कि आप ध्यान तो दे रहे हो कि सर आई एम ऑल आईज। ऑल आईज मतलब दोनों आंखें हैं, लेकिन ऑल आईज का मतलब है मैं आप ही को देख रहा हूं ऐसे। ऑल आईज का मतलब है कॉन्सेंट्रेट करके सुनना और देखना, स्पेशली देखना। तो क्या होगा? वॉचिंग वेरी क्लोजली, ऐसे करते हैं ना, आई एम ऑल आईज, इस तरह से। ऑल इन ऑल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी बात यह है, ऑल इन ऑन द थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये एक फ्रेज है जो रटनी पड़ती है। एन ऐसी टेस्ट, एक ऐसा टेस्ट जिसको किसी चीज को परखना है ना, तो ऐसी टेस्ट करवाना पड़ता है, अग्नि परीक्षा जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे सोने की परख करना है तो आपको उसमें एसिड डाल के पता लगाना पड़ेगा, चांदी की परख करनी है तो एसिड डाल के पता करना पड़ेगा। तो अच्छी चीजों की अगर आपको पता करना है तो आपको टेस्ट उसके बहुत डिफिकल्ट होते हैं, इजी नहीं होते। तो ऐसी टेस्ट का मतलब क्रिटिकल टेस्ट या एक डिसाइसिव टेस्ट, एक ऐसा टेस्ट जिससे उसका क्या निकले, निष्कर्ष निकले। ऐसे टेस्ट का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा टेस्ट जिससे क्या निकले, उसका डिसीजन निकले कि वाकई में जो आपने कार्य किया है वो सही है या नहीं है, ठीक है ना। तो सोना अगर प्राप्त करना है तो उसको एसिड में डाल के ही पता चलेगा कि ये सोना कितना प्योर है, कैसे है। ये कोई भी एक चीज होती है जिसे बोलते हैं अग्नि परीक्षा, है ना, अग्नि परीक्षा। तो अग्नि परीक्षा के बाद में ही पता चलता है कि इसका डिसीजन क्या है। तो अभी आपके लिए थर्ड ग्रेड क्या है? एक एसिड टेस्ट, आपके लिए एसिड टेस्ट है। थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ये एसिड टेस्ट है। ये डिसीजन आपके जीवन को राह दे देगी कि आप टीचर बनोगे या नहीं बनोगे। एन आर्म चेयर जॉब, देखो चेयर दो प्रकार की, एक तो ऐसी होती है स्टूल, अब स्टूल पे बैठा होता है तो वो व्यक्ति ऐसे आराम नहीं कर सकता। आर्म चेयर का मतलब होता है ऐसे दोनों हाथ ऐसे रखे हुए पीछे इजीली, और ऐसी जॉब मिल जाए जिसमें इस तरह से बैठे, आर्म चेयर जॉब, तो इसका मतलब क्या हो गया? इजी जॉब। तो इनकम तो गुड होती है और हाई कंफर्ट, ऐसी जॉब जिसमें इनकम भी बढ़िया है और आराम से कंफर्टेबली बैठे हैं, ऐसी चल रहा है बढ़िया। तो आर्म चेयर, चेयर ऐसी जिसमें आर्म्स लगे हुए हैं, पीछे सब चीजें, तो इसके लिए बना हुआ है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ आर्म चेयर जॉब का? ऐसी जॉब जिसमें अच्छी इनकम मिले और कंफर्ट भी मिले, फिर टाइम भी निकल जाए। तो टीचर्स के लिए कहा जाता है कि आर्म चेयर जॉब है, वो है भी सही है, 5 घंटे पढ़ा के उसके बाद में आराम से मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं। एन एक्स टू ग्राइंड, एक्स का मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी होता है, और ग्राइंड का मतलब होता है धार करना। अपनी कुल्हाड़ी के धार करने का क्या मतलब हुआ भाई? सीधा सीधा मतलब है मैं अपनी कुल्हाड़ी का धार कर रहा हूं, इसका मतलब है मैं अपने मैटर्स को सब सिर्फ सोच रहा हूं, यानी कि मुझे वही काम करने हैं जिससे मेरा फायदा हो जाए। मैं अपनी कुल्हाड़ी का धार कर रहा हूं मतलब मुझे मेरा फायदा करना है, दूसरों की कोई परवाह नहीं है। तो समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, कोई ऐसा कार्य किया जाना जिससे सिर्फ खुद का ही फायदा हो, सेल्फिश स्वार्थी होकर जो कार्य किया जाता है उसे बोलते हैं एन एक्स टू ग्राइंड, कि भाई मैं अपनी कुल्हाड़ी के धार कर रहा हूं। हर कोई करता है, इसमें क्या बड़ी बात है? स्वार्थी होते हैं सभी, कौन कैसे वे में होते हैं। समटाइम्स यू हैव टू बी सेल्फिश। एन आयल विल, ऐसी विल, विल का मतलब क्या होता है? जज्बा, है ना। कैसा जज्बा? आयरन जैसा, लोहे जैसा। आयरन विल का मतलब होता है मजबूत इरादा,
कैसा इरादा? इरादा ऐसा लोहे जैसा, यानी मजबूत इरादे को क्या बोलते हैं? आयरन विल बोलते हैं। फिर है एन ओल्ड फ्लेम, पुरानी आग। पुराने जो लवर्स होते हैं ना, उन दोनों की शादी हो गई लेकिन फिर वो मिलते हैं ना तो वो आग वापस वही है ना। तो बंदर कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, वो बोलते मारवाड़ी में, वो लुढ़कना कभी नहीं भूलता, ठीक है ना। वैसे ही ओल्ड फ्लेम्स, ओल्ड फ्लेम मतलब पुरानी आग। तो पुरानी आग का मतलब वो पुराने लवर्स थे, शादी भले देखते ही एकदम से वही चाम आ जाता है। एन ओल्ड हेड ऑन एन यंग शोल्डर, यंग शोल्डर का मतलब हो गया फिजिक, कि एक व्यक्ति है जिसका पूरा फिजिकल है यंग है, और ओल्ड हेड का मतलब है दिमाग, उसका दिमाग कैसा है? ओल्ड है। तो इसका मतलब ये हो गया, आपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो 15-16 साल के होते हैं लेकिन बातें बूढ़ों जैसी करते हैं, ऐसे बहुत बढ़िया वैचारिक बातें करते हैं, उनके लिए है एन ओल्ड हेड, उनका दिमाग बूढ़े जैसा है, या उनके लेवल सोचने का बहुत ही कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों जैसा है, या वो कोशिश करता है ऐसे कि वो बूढ़ा है या उन बूढ़े जैसी बात करता है, लेवल की बात करता है, लेकिन यंग शोल्डर होता बहुत यंग है। तो ऐसा व्यक्ति जो यंग हो लेकिन बात और एक्टिंग कैसे करे? बूढ़ों जैसी या एजिड लोगों जैसी। फिर वाइल्ड गुड चेस मैंने आपको बताया था, ऐसा सर्च जिसमें कोई फायदा नहीं है। मैंने बताया था वो दौड़ जाता है, आप कहां पकड़ोगे उसे? तो फ्रूटलेस है वो, आपको कोई कुछ नहीं मिलेगा, उसमें कोई फल मिलेगा। फुलिश की जगह फ्रूटलेस भी हो सकता है ना। फ्रूटलेस का मतलब यहाँ पे फ्रूट नहीं है, फ्रूटलेस का मतलब फल नहीं मिलना, दूसरा वाला फल। एक्लीज हिल्स की कहानी हो गई थी, आग में घी डालना, चाहे कुछ भी कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, जितने भी हैं कमजोरियां या जितने भी लोग अगेंस्ट हैं उनके खिलाफ। और एट सी मैंने बताया था, समुद्र के बीच में चले गए, तो अब क्या करोगे आप? इधर जाओगे उधर, सब लोग नाविक तो नहीं होते ना, आप चले जाओगे तो एट सी मतलब आप कंफ्यूज हो गए, आपको पता नहीं क्या करूं। आंख के बदले आंख, ऑल आइज, आई एम ऑल आइज, मैं वॉच कर रहा हूं कंप्लीटली क्लोजली। ऑल इन ऑन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसी टेस्ट, एक ऐसा टेस्ट जिससे आपका जीवन बदल जाए, या डिसीजन मेकिंग टेस्ट है ये। ऐसी टेस्ट का मतलब डिसीजन मेकिंग करने वाला टेस्ट। आर्म चेयर जॉब, आराम से बैठे हैं, इनकम के सोर्स हो रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कम काम कम, पैसे ज्यादा, मस्ती ज्यादा, बन जाओ सब टीचर। एन एक्स टू ग्राइंड, अपनी कुल्हाड़ी के धार करना, मतलब अपने काम निकलवा लेना, बाकियों की कोई चिंता नहीं, यानी सेल्फिश हो जाना। आयरन विल, मजबूत इरादा, स्ट्रॉन्ग विल पावर। ओल्ड फ्लेम, पुरानी दोस्ती, पुराने वो लवर्स वापस में मिल जाते हैं, उनको बोलते हैं। एन ओल्ड हेड, यानी कि यंग व्यक्ति है वो बूढ़ों की तरह एक्ट करता है, बोलता है, उसे बोलते हैं एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्लीज वाला है, ये है 3, उसके बाद में एट सी भी आ सकता है, एसिड टेस्ट, आर्म चेयर, ये आयरन विल। और ये तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ भी गए हैं, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से हो जाएगा।